हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मुलाकात हो रही है आपसे अगले टॉपिक के साथ। कल हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर किया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और उसके कुछ न्यूमेरिकल आपको बताए थे। सिंपल सा बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम लेंथ है दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस के बारे में बताया था कि आपके रास्ते का जो एक्चुअल पाथ है, जो कंप्लीट लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। कुछ फॉर्मूले भी बताए थे डिस्टेंस के, 3 फॉर्मूले बताए थे जिससे हर एक न्यूमेरिकल किया जा सकता है, और एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था 2r sin θ/2। चलिए उसका एक न्यूमेरिकल और रह गया था, वो हम कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक सड़क पर एक व्हील मतलब एक पहिया शुद्ध लोटनी गति करता है, और शुद्ध लोटनी गति को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग मोशन। ये जो व्हील है वो कर रहा है रोलिंग मोशन, सॉरी, हाँ जी। रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन का मतलब होता है एक ऐसी मोशन जिसमें व्हील घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, 2 तरह की मोशन होती है। पहली होती है रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में क्या होता है, एक एक्सिस होता है और एक एक्सिस के चारों ओर ये घूमती रहती है, मतलब जैसे पंखा घूमता है वो रोटेशन मोशन है, मतलब घूर्णन मोशन है, घूर्णन गति। बात करें रोलिंग मोशन की, रोलिंग मोशन का मतलब होता है जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो इसके लिए क्या है कि एक पॉइंट जो P है इस पहिए का, वो जमीन से या सड़क से स्पर्श कर रहा है, और ये पहिया कर रहा है लोटनी गति या रोलिंग मोशन। बताइए कि आधे चक्कर के बाद, क्या बोल रहे हैं हम, आधे चक्कर के बाद ये जो बिंदु P है जो स्पर्श कर रहा है, इसका विस्थापन कितना? क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। एक पहिया है, व्हीकल है, जिसका P बिंदु सड़क पर स्पर्श कर रहा है और पहिया रोलिंग मोशन कर रहा है या लोटनी गति कर रहा है। बताइए कि आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन कितना होगा? यदि ये केवल रोटेशन मोशन कर रहा होता, केवल घूर्णन मोशन कर रहा होता, तो इसका आंसर क्या आ जाता? 2r, मतलब त्रिज्या का दोगुना। फिर रोटेशन मोशन करेगा तो घूम के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2r। लेकिन ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो आगे भी बढ़ रहा है। इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ के पहुंच गया यहाँ, ठीक है, ये आगे बढ़ गया है, तो ये इसका जो सेंटर है ये आगे पहुंच गया। यहाँ ये आगे बढ़ा है तो ये डिस्टेंस कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? पाई। तो ये आगे चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? अच्छा, आपका P जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, तो यहाँ। तो इस स्थिति में इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट पर खड़े होकर फाइनल पॉइंट की तरफ देखो और डायरेक्शन के साथ लाइन खींच दो। ये हमने खींच दी। ये कितना दूरी है सर? ये है 2r, मतलब घूर्णन के कारण उसने कितना दूरी, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 2r। और लीनियर मोशन के कारण उसने कितना किया? पाई। तो ये कितना है? पाई। ये कितना है? 2r। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये है 2r, ये है पाई r, और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट s। कैसे निकालेंगे? s वेक्टर का मोड बराबर पाई r का स्क्वायर प्लस 2r। ये इसका आंसर, ठीक है। यदि आप इसका 2r आंसर सोच रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये रोलिंग मोशन है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। एक पार्टिकल ऑर्बिटल से चलना चालू करता है और वो प्लस x दिशा में या पूर्व दिशा में tan 0 कोऑर्डिनेट पर चलता है, ठीक है। कहाँ पर चलता है? tan 0, मतलब 10 मीटर x दिशा में, y दिशा में वो नहीं चलता। उसके बाद वो B बिंदु से लौटता है और -tan 0 पर चलता है, -tan 0 तक चलता है। तो बताइए कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए, एक हमने बताया था आपको कि दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो जीरो का केस तो सर्किट में हो गया था, पॉजिटिव का केस हम कई सारे पढ़ते हैं, ये भी पॉजिटिव का केस है। अब पढ़ते हैं नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है। चलिए, तो A से B तक यदि हो गया है तो सबसे पहले हम कवर करते हैं डिस्टेंस।
डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ए से बी तक गया, तो ए से बी तक जाने में कितना मीटर का है, 10 मीटर। उसके बाद बी से ए आया होगा, वापस कितना लेंथ है, 10 मीटर। फिर ए से लास्ट पॉइंट पे आया, कितना डिस्टेंस है, ये कितना लेंथ है, 10 मीटर। तो ए से सी तक आने में मतलब कितना लेंथ कवर किया, 10 + 10 + 10, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 मीटर। बात करें अभी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में उसने कितना काम किया। तो ये हम लोग समझाने के लिए डायग्राम ऐसा बनाया है, बाकी का डायग्राम डॉट के तो उसी रास्ते पे आया है, यहाँ तक पहुंचेगा। इनिशियल पॉइंट कहाँ, ये रहा, फाइनल पॉइंट कहाँ, ये रहा, सीधी लाइन मिला दो, ये मिला दी सीधी लाइन डायरेक्शन के साथ। ये कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व, ये कौन सी है, पश्चिम। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो या तो आप लिखोगे पश्चिम दिशा में, मतलब हो जाएगा वेस्ट दिशा में या वेस्ट डायरेक्शन में, या हो जाएगा 10 मीटर माइनस आई गया, या हो जाएगा -10 मीटर आई गया। तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव होना एक सिंबल है इस बात का कि ये डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपने कर लिए हैं। आप चलिए एक न्यूमेरिकल और करवा देते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में या नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर लेंथ कवर करता है, उसके बाद वो मुड़ जाता है पूर्व दिशा में और कवर करता है 4 मीटर लेंथ। तो बताइए इनिशियल पॉइंट से मतलब प्रारंभिक बिंदु से वह अंतिम बिंदु तक कितना विस्थापन तय किया और उसकी दिशा भी बता दी। ध्यान रखना, क्वेश्चन सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन मतलब इजी लग रहा है। एक व्यक्ति यहाँ से चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में या उत्तर दिशा में 3 मीटर, उसके बाद चलता है वो 4 मीटर। तो आपको बताना है कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो आप कहेंगे सबसे सीधा सीधा आंसर आ रहा है 5 मीटर किया हो। तो इस बार हमको आपसे सही डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं, तो डायरेक्शन भी बता दीजिए। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। तो आपसे पूछी जा रही है डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन पूछे जाने का फिजिक्स में मतलब होता है आपसे एंगल पूछा जा रहा है, कौन सा एंगल, tan थीटा, या ऐसा एंगल जो हमको इंफॉर्मेशन दे सके कि हम यहाँ से इतने डिग्री कोण पे जा रहे हैं या यहाँ से इतने डिग्री कोण पे जा रहे हैं। बात आया समझ में? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। माना एंगल θ1 निकाला तो हम क्या कहेंगे, ईस्ट से θ1 एंगल पे हम जा रहे हैं। यदि ये θ2 है तो क्या कहेंगे, नॉर्थ से θ2 एंगल पे हम जा रहे हैं। तो थीटा निकालना हमारे लिए डायरेक्शन का मतलब होता है। चलिए ये 4 है, ये 3 है, अभी आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, 5 मीटर आती है। तो हमको निकालना है थीटा। इस एंगल को नीचे की इस एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं या लाइन खींच लेते हैं। ये 3 मीटर का है तो ये भी 3 मीटर का है, और ये 4 का है तो ये भी 4 का है। तो ये ट्रायंगल देखिए आप ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में क्या दिखाई, tan थीटा इक्वल टू y/x होता है या लंब बटे आधार। थीटा के सामने हमेशा लंब मिलता है तो आप लिखोगे 3, नीचे क्या मिलेगा बेस 4। कितने डिग्री का एंगल होता है, 3/4, 37 डिग्री। ये ट्रायंगल तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो आ जाइए देख लीजिए। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। छोटा भुजा के सामने छोटा कर, बड़ी भुजा के सामने बड़ा, ये ध्यान रखना बस। छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा है तो सामने बड़ा कोण। तो θ1 छोटी भुजा सामने वाला कोण है तो 37 डिग्री। जो θ2 है वो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण है, कितना आ जाएगा 53 डिग्री। वैसे भी ध्यान रखो जितना इसको छोटा करते जाओगे वैसे एंगल छोटा होता जाएगा। तो छोटा भुजा होगा तो छोटा एंगल होगा, बड़ी भुजा होगी तो बड़ा एंगल होगा। तो देखिए यहाँ 3 मीटर छोटी है 4 की तुलना में, तो एंगल कितना होगा, छोटा होगा, tan 37 डिग्री। अब ये एंगल हमको यहाँ से नापना है। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये देता है tan थीटा। मतलब जो नीचे आता है x या आधार, उससे एंगल नापा जाएगा।
अब हम निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू x अपॉन y, दैट इज आधार बटे लंब। तो यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग आधार पर लंब, कंफ्यूज हो जाओगे। ये एंगल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा x अपॉन y, और यहाँ लिखोगे x कितना है, x है 4, ये 353। तो यहाँ थीटा जो है वो y से कैलकुलेट किया जाएगा, और इस केस के लिए जो लेंथ है, सॉरी जो परपेंडिकुलर है 4 है और बेस कितना है 3, तो क्या आएगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर टू बेस 4/3 कितना आएगा 53 डिग्री। तो ये आएगा 53 डिग्री का और ये आएगा 37 डिग्री। एक बार थोड़ा जल्दबाजी हो गया है, वापस समझा देते हैं। ये बात समझ में आ गई, छोटी भुजा छोटा कोण, तो वैसे सीधा पता लग रहा है 3 मीटर के सामने छोटा कोण 37 होगा, 4 मीटर के सामने कौन सा है 53 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। दूसरा तरीका हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। तो आप एंगल का जो मेजरमेंट है वो x एक्सिस से करें, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी देखिए, इसका मतलब यह है कि जो थीटा है उसको मेजर किया जाएगा x एक्सिस यहां से, और इसका मतलब क्या है कि थीटा को मेजर किया जाएगा y एक्सिस। जो नीचे आएगा उससे एंगल को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो x एक्सिस से 37 डिग्री जा रहे हो, y एक्सिस से 53 डिग्री जा रहे हैं। बताया समझ में क्या कह रहे हैं, ये सीधी सी बात है इसकी। चलिए तो हम क्या आंसर लिखेंगे डायरेक्शन का, सॉरी विस्थापन का, कि सर 5 मीटर है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे यहां से लेके 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, मतलब 37 डिग्री कहां से, ईस्ट से। दूसरा 5 मीटर 53 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। इसको और कैसा लैंग्वेज में आता है उसको भी अपन देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जिस एक्सिस से आप मतलब नीचे जो आ रहा है उससे आप एंगल देखोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम चलते हैं एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक, और आजकल इसके न्यूमेरिकल वैसे काफी पूछे जाते हैं। पहले तो सिंपल न्यूमेरिकल आते थे, लेकिन आजकल जो है ग्राफों से न्यूमेरिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, या काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ग्राफों से बनाए जाते हैं। इसका मतलब स्पीड को पढ़ने से पहले कुछ ग्राफ की समझ होनी चाहिए। हालांकि स्पीड के बीच में जब आवश्यकता होगी तब हम बता देंगे, लेकिन ग्राफ हमको आना चाहिए। ये तय है कि आपके पेपर में कम से कम 2 या 3 सवाल आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, और आएंगे भी ग्राफ से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ग्राफ की समझ होना जरूरी है, और ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्लोप, tan थीटा। चलिए हमारा टॉपिक है स्पीड। ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है सर। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी या दूरी बटे समय, सिंपल सा फॉर्मूला तो यही है, दूरी या डिस्टेंस अपॉन समय। लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 1 सेकंड में जितनी भी आपने दूरी तय की है उसका मतलब होगा इसमें, ठीक है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी है इसमें। आइए 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय की तो आपकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। आपने अगले 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की तो आपकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को आप बढ़ा दो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी को आप घटा दो आपकी स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो सीधा सा तरीका है 1 सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर की जाएगी पार्टिकल के द्वारा, और वो आगे आने वाले सेकंड्स में घट रही है दूरी या बढ़ रही है, उससे अपन को आइडिया लगेगा कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। चलिए स्पीड की खास बात यह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्यों है, क्योंकि नीचे क्या है टाइम, ये भी स्केलर है, ऊपर क्या है दूरी, ये भी स्केलर है, और स्केलर अपन स्केलर ही आना है, वेक्टर तो आना है नहीं। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश राशि, और इसका जो यूनिट है वो कितना है मीटर अपॉन सेकंड। तो इससे डायमेंशन क्या बन रही है, मास कितना है
नहीं है, लेंथ कितनी है 1 है और टाइम कितना है -1 है, तो इसका क्या आ गया m0l1 t-1। स्पीड के कई सारे टाइप हैं। पहली है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल का मतलब क्या है कि आपके दिए गए इंटरवल में, टाइम इंटरवल में आपके द्वारा तय की गई दूरी समान होनी चाहिए। जैसे ये 1 सेकंड का इंटरवल, इसमें आपने 1 मीटर दूरी तय की, फिर 1 सेकंड का इंटरवल आपने इसमें ये 0 माने 1 सेकंड माने, तो ये 1 सेकंड का इंटरवल कितना 1 मीटर, ये 1 सेकंड का इंटरवल कितना 1 मीटर, फिर 1 सेकंड का इंटरवल मतलब 3 - 2 1 सेकंड का समय अंतराल है, तो इसमें कितना है वापस आएंगे। तो ये जो स्पीड आएगी 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, वो होगी एक समान चाल। समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो क्या कहलाएगी एक समान चाल। एक समान चाल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है त्वरण, वो 0 हो भी सकता है और नहीं, दोनों बार। एक समान चाल में इसका जो त्वरण आएगा कण का या किसी भी बॉडी का जो मूव कर रही है, उसका त्वरण 0 हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है dv/dt, या कहें टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज। क्या होती है त्वरण? अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है विस्थापन अपॉन टाइम, मतलब 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन या 1 सेकंड में तय किया गया, सॉरी 1 सेकंड नहीं कह सकते, टाइम इंटरवल में कहते हैं, 1 सेकंड में तय किया गया जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वो क्या कहलाएगा वेलोसिटी। और ये क्या है 1 सेकंड में तय किया गया जो दूरी होगा वो स्पीड कहलाएगा। अंतर क्या है दोनों में? ये कैसी क्वांटिटी स्केलर, ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। इसका मतलब यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें रखती है, पहले तो मैग्नीट्यूड और दूसरी इसकी डायरेक्शन। ध्यान से समझिए, ये दो चीजें रखने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम जो भी है कि एक्सेलरेशन एक समान जो चाल है उसमें 0 हो भी सकता है और नहीं भी, इसका कारण है कि वेलोसिटी में यदि हमको बदलाव करना है तो बदलाव करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप v में बदलाव करते हैं, मतलब वेग के परिमाण में बदलाव करते हैं। दूसरा तरीका है वेग में बदलाव ना करके आप दिशा में बदलाव करते हैं। आया कुछ समझ में? वेलोसिटी बदलने के दो तरीके हैं, या तो आप वेग का परिमाण बदलो, या आप वेग की डायरेक्शन बदलो, या आप दोनों को बदल दो। यदि आपको वेग नियत रखना है तो आपको दोनों चीजों को नियत रखना अनिवार्य है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आपको परिमाण और डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट रखना जरूरी है। ध्यान रखना, वेलोसिटी का जो परिमाण है वो स्पीड के इक्वल होता है, क्योंकि स्पीड में बस एक ही चीज की कमी है, वो है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो परिमाण है किसका, वेलोसिटी का, वो किसके बराबर है 4। अब ध्यान से समझ, एक समान चाल में व्यक्ति चलेगा समान चाल से, समान चाल से। इसका मतलब हमारा जो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो चाल है, वो कैसा है कांस्टेंट। ये कैसा है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या कहता है कि वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी में दो चीजें हैं, या तो इसमें चेंज करो या इसमें चेंज करो। उसने क्या कह दिया कि चाल कांस्टेंट है एक समान चाल में, इसका मतलब v तो कांस्टेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा b कैप पर, मतलब दिशा पर। यदि b कैप बदलेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, b कैप नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि यदि कण एक सीधी दिशा में नियत चाल से या कांस्टेंट चाल से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0, क्योंकि हमने नियत चाल कहके परिमाण को नियत कर दिया और सीधी दिशा कहके दिशा को नियत कर दिया। अब ना तो परिमाण बदल रहा है वेग का, ना दिशा बदल रही है। ये दोनों नहीं बदलने के कारण वेग भी नहीं बदल रहा,
वेग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब टाइम के सापेक्ष वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। बात आई समझ में। दूसरी बात, यदि एक समान चाल से गतिशील कण की दिशा बदल रही है, तो त्वरण नॉट इक्वल टू 0। हमने इसमें एक समान चाल की जो एक समान चाल हमने कह के इसके परिमाण को नियत कर दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं, दिशा बदल रही है, इसका मतलब बी कैप बदल रहा है, बी कैप बदलेगा तो बी वेक्टर बदलेगा, बी वेक्टर बदलेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल समझ लीजिए, एक पार्टिकल है, वो सीधी दिशा में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इसकी स्पीड यहाँ भी बी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, सीधी दिशा में चल रहा है, पहले भी आई कैप, अब भी आई कैप, पहले भी आई कैप, अब भी आई कैप, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, और टाइम इंटरवल क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। चलिए इसको यहां देख लेते हैं, ए बराबर बी फाइनल कितना है, वो बी है, बी इनिशियल कितना है, वो भी बी है, टाइम हमारा ये 2 सेकंड है, 1 सेकंड है, तो आंसर कितना है, बी माइनस बी बराबर जी, मतलब उसका वेग तो बदल नहीं रहा पहले जैसे। अब यहां देखते हैं, ये आपने लिख लिया हो तो उसका एग्जांपल ऊपर दे देते हैं, आपको दिखाई देगा। चलो हाँ देखिए ध्यान से, ये लो, एक सर्किल में एक समान चाल से एक कण चक्कर लगा रहा है। एक समान चाल का मतलब यहां हमने उसकी चाल को देखा, वो भी थी, लेकिन इसकी दिशा कहां थी, माइनस आई कैप में। यहां देखा, इसकी दिशा भी थी, इसकी परिमाण में भी था, मतलब चाल तो भी थी, लेकिन दिशा होगी माइनस आई कैप में। यहां देखा, इसकी दिशा क्या थी, इसकी दिशा थी प्लस आई कैप, और वेग या सॉरी वेग का परिमाण कितना था, या चाल कितनी थी, v थी। यहां देखा, यहां भी चाल कितनी है जी, v है, लेकिन क्या है, प्लस j कैप। तो हर एक पॉइंट यहां देखोगे तो वेग की दिशा ये होगी, यहां देखोगे तो वेग की दिशा ये होगी, यहां देखोगे तो वेग की दिशा ये होगी, यहां देखोगे तो वेग की दिशा ये होगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने के कारण ये कौन सा फोर्स लगता है, सॉरी कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, AC बराबर v²। ये हम आगे करवाएंगे आपको, लेकिन ये एक्सेलरेशन आने का जो कारण है, उसका कारण यही है कि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ जो चाल है वो तो एक समान है, लेकिन केस लग रहा है सेकंड वाला, ठीक है। तो आपको एक समान चाल जो है वो समझ आ गई होगी, और आगे हम समझते हैं असमान चाल। चलिए देखिए, असमान चाल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऐसी चाल या ऐसी चाल जिसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए। वापस बोल रहे हैं, ऐसी चाल जिसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए, क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, चलिए ये कह रहा है कि आप 0 सेकंड पे यहां थे, 1 सेकंड पे यहां थे, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इसमें आपने डिस्टेंस कवर की या लेंथ कवर की 1 मीटर की। आपने 1 सेकंड के अगले इंटरवल में डिस्टेंस कवर करनी 2 मीटर की, फिर 1 सेकंड के इंटरवल में आपने डिस्टेंस कवर कर ली 4 मीटर की। इसका मतलब आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हो, क्योंकि 1 सेकंड में तय की गई दूरी बढ़ रही है। फिर आपने क्या किया, फिर अगले सेकंड में आपने इसको 1 मीटर कर दिया, मतलब गाड़ी की स्पीड घटा दी। तो यहाँ समान समय अंतरालों में तय की गई जो दूरियां हैं वो अलग अलग है, इस वजह से इसका नाम क्या है, असमान चाल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, दैट इज द स्केलर पॉइंट। यहाँ क्या नोट है हमारे पास, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक समान चाल तो नहीं है, असमान चाल है। असमान चाल का मतलब क्या है, चाल होती क्या है, चाल होती है वेलोसिटी का परिमाण, और वो कह रहा है असमान चाल है, मतलब चाल हमेशा बदल रही है,
तो b हमेशा बदल रहा है और b हमेशा बदल रहा है, तो b वेक्टर भी हमेशा बदलेगा, मतलब वेलोसिटी हमेशा बदलेगी, वेलोसिटी हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगी, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मान 0 नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन का मान 0 करना चाहते हो तो या तो वेग को 0 ही कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, v को और v कैप को दोनों को नियत करो। ठीक है, दो तरीके होते हैं एक्सेलरेशन को 0 करने के। पहला, या तो चाल और दिशा दोनों को नियत करो, या वेलोसिटी को 0 कर दो, पार्टिकल को मूव ही मत करो, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो असमान चाल में किसी भी स्थिति में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। कुछ और तकलीफ है कि आपको आ रही है हमारे समझाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको वापस समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ यदि देखें, समझना चाहें कि असमान चाल को ग्राफ से कैसे समझे, तो देखिए ये x हो गया, ये टाइम हो गया, और एक समान चाल को समझ लेते हैं, x और टाइम हम भूल गए थे। इस ग्राफ को आप ऊपर वाले ग्राफ को आप एक समान चाल में बना लीजिएगा और नीचे वाले ग्राफ को आप असमान चाल में बनाएंगे। देखिए यहाँ ऐसा बना दीजिए 45 डिग्री पे, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल, इसने 1 मीटर की दूरी तय कर ली। चलिए 1 मीटर की, फिर अगले सेकंड का टाइम इंटरवल और इसने 2 मीटर की दूरी तय कर ली, मतलब 1 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर अगला 3 सेकंड में वापस ने 1 मीटर की दूरी तय कर ली। तो एक टाइम इंटरवल में 1 मीटर की दूरी, दूसरे टाइम इंटरवल में 1 मीटर की दूरी, अगले टाइम इंटरवल में 1 मीटर की दूरी। बात आ रहा है? तो किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म स्पीड का। बात करें नीचे वाले ग्राफ, ये लो, यहां 1 सेकंड में बहुत कम दूरी तय हो रही है, 1 सेकंड बहुत कम दूरी हो रही है, धीरे धीरे हम दूरी ज्यादा तय करना चालू करते हैं, तो ग्राफ तेजी से बढ़ती है। तो ये किसका ग्राफ है? असमान चाल का या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। बात आई समझ में? ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। चलिए और आगे समझेंगे। अभी ग्राफ से न्यूमेरिकल भी करेंगे। ध्यान रखना, दूरी कैलकुलेट करने के दो तरीके, वापस बता रहे हैं, दूरी कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला तरीका तो बता दिया था आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना लेंथ है, उसके 3 तरीके बताए थे। वापस बता रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में दूरी कैलकुलेट करना यदि हमको पड़े, विस्थापन कैलकुलेट यदि हमको करना पड़े, तो विस्थापन और दूरी कैलकुलेट करने का पहला लेक्चर दिया था। उसके अलावा दूरी एक तरीके से और कैलकुलेट की जाती है, वो होती है ग्राफ से। और ग्राफ से दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम आपको समझा देंगे। हम एरिया निकाल के कैलकुलेट करते हैं, कई सारे उसके टाइप आते हैं, वो सब बोर्ड कराना होता है। ठीक है, चलो हमने पहले भी कहा है कि आजकल जो क्वेश्चन है वो ग्राफ से पूछे जाते हैं। हाँ जी, बात करें अगले, हाँ जी बात को समझिएगा। अगली तात्क्षणिक स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बनाया एक्स टी ग्राफ। क्या बनाया? एक्स और टी ग्राफ, मतलब स्थिति या दूरी, और इधर क्या है? टाइम। और हमारा ग्राफ आया है, मतलब हम ले रहे हैं इस बार कांस्टेंट, ये कहें तो एक समान चाल का यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड? सर एक टाइम इंटरवल ले लो आप, हमने एक टाइम इंटरवल ले लिया, और फिर यहाँ आप ले लो दूसरा इंटरवल, ये किसके आ गया? डेल्टा एक्स। तो स्पीड कितनी आ गई? इसको b से लिख दे तो कितनी आ जाएगी? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ देख रहा है आपको, ये ट्रायंगल में ये कितना है जी? ये डेल्टा टी है। ये कितना है? ये डेल्टा एक्स है। जब ट्रायंगल को यहाँ बना दें, थोड़ा जूम करके बना दें इसको, ये क्या है? डेल्टा एक्स। ये कितना है? डेल्टा टी। ये थीटा है, ये थीटा है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है? लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है? tan टी। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है? स्पीड के। बात आया समझ में? और यही tan थीटा कहलाता है ग्राफ का स्लोप, मतलब ढाल। बात को समझने की कोशिश करना, किसी भी ग्राफ को किसी भी ग्राफ की ढाल निकालने का मतलब है कि आप tan थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं।
tan थीटा का मतलब है आप परपेंडिकुलर अपन बेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ वेलोसिटी दे दी जाए तो आपका यहाँ जो tan थीटा है वो आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा वेलोसिटी होगी तो यहाँ आएगा dv, तो आप लिखोगे dv, तो नीचे क्या लिखोगे del dt बराबर आएगा एक्सेलरेशन। किसी भी ग्राफ की स्लोप निकाली जा सकती है और ग्राफ की स्लोप आपको इंफॉर्मेशन देगी y अपॉन x की परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। इसका मतलब यदि v है तो एक्सेलरेशन आएगा और x है तो स्पीड आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा, यदि ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है तो फिर वेग लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, वो हम बता देंगे आगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। tan थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ से एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपका एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका tan थीटा। चलिए दूसरी बात ये है कि आप इस तरह की कैलकुलेट ना करना चाहें और आपको ये वाला न्यूमेरिकल आ जाए। ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। ये है स्थिति और ये है टाइम, और ये आपको दे दिया, आपसे पूछ लिया कि थीटा इक्वल टू यदि 45 डिग्री है तो बताइए आपकी वेग का मान क्या है। ठीक है, क्या पूछा है उसने, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो बताइए आपकी स्पीड का मान क्या है। तो आप क्या लिखेंगे सर, tan थीटा इक्वल टू, यहां से यहां कैलकुलेट करोगे 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, तो यहाँ पे tan थीटा मतलब क्या है tan 45, और tan 45 का मतलब तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है ग्राफ से स्पीड निकालने का, ये क्या है x, ये है t, यहाँ दे दिया आपको 10, यहाँ दे दिया 20, यहाँ दे दिया 30, यहाँ दे दिया 40, यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आपने क्या किया 30 और 20 ले लिया, 20 का मिल रहा है 2 पे, 30 का मिल रहा है 3 सेकेंड पे, ये आपने 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, ये आपने दोनों को मिलाया तो ये कितना है जी 30 माइनस 20 10 मीटर, ये कितना 3 माइनस 2 1 सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया थीटा बराबर 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज 10 थीटा। कितना आया 10 मीटर। तो यदि आपको ये पॉइंट्स देता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये डेल्टा बी हो गया, ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा बी को डेल्टा टी आंसर आ जाएगा। यदि आपको एंगल दे रखा है तो आप एंगल से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है बड़ा फेमस है, आप वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बताइए, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, तो बताइए यदि ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, तो किसका स्पीड ज्यादा है, पार्टिकल ए का या पार्टिकल बी का। दूसरी बात बताइए कितनी स्पीड पार्टिकल ए की है और कितनी स्पीड पार्टिकल बी की है, और तीसरा दोनों का अनुपात बताइए। वापस बोल रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक स्थिति और समय ग्राफ आपको दे रखा है, ग्राफ में आपको ए और बी दो कण दे रखे हैं। ये कहा गया है कण इस टी एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाता है और बी बनाता है 30 डिग्री का, तो बताइए किसका स्पीड ज्यादा है, कितना स्पीड है और रेशो क्या है। तो देखिए यहाँ की स्पीड का होने का मतलब क्या है, एंगल को देख रहे हैं, tan थीटा किसको स्पष्ट करेगा, y अपॉन x को। किसको बताएगा, y अपॉन x को नहीं बताएगा, बताए यहाँ y की काम कौन कर रहा है डेल्टा x, या इसका काम कौन कर रहा है डेल्टा t, इसका मतलब है ये। बात आया समझ में, क्या कह रहे हैं भाई। यहाँ ऐसा कीजिए, आप इस ग्राफ में आपने 2 पॉइंट ले लें, इस ग्राफ में 2 पॉइंट ले लें, तो ये क्या हो गया डेल्टा टी, ये क्या हो गया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार और हम प्रयास करते हैं, इसको हटाते हैं। चलो, ढाल को 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका आपको समझा है ऐसे निकालते, दूसरा तरीका फिर बता देंगे सीधा है, उससे भी जी। देखो ये है x और ये है t, ये आपको ग्राफ दे दिया, माना एक कण का ग्राफ दिया है और ये बना रहा है 60 डिग्री का। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है
कि हमको जो थीटा है tan 60 वो देगा स्पीड। क्यों देगा स्पीड? क्योंकि आपने दो लाइनें यहाँ खींची और ये किसी टाइम से रिलेटेड हुई और आपने एंगल प्रेस किया, बस उस लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये जो थीटा एंगल है ये होगा 60 के बराबर, और tan थीटा बराबर क्या होगा? ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो बताइए जो tan थीटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है वो स्पीड के बराबर है कि नहीं? इसका मतलब यदि x की ग्राफ में आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे? tan थीटा। तो बताइए a के लिए कितनी स्पीड आ गई? b बराबर tan 60, tan 60 होता है। चलिए हमने पूछा साहब b का बताइए, तो आप कहोगे सर b के लिए तो a की है, b बराबर tan 30 और tan 30 बराबर 1/2। तो आप खुद ही देख के बता दीजिए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? a की। कम किसकी है? b की। कैसे पता चला? सर जिसका ढाल ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा या जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका tan थीटा कम होगा उसकी स्पीड कम होगी, जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। बात आई समझ में? हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन आपको और कुछ पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी स्लोप से रिलेटेड होंगे। ये है टाइम, ये है x, और अब दे दिया ये कण A है, ये कण B है, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का। बताइए किसका स्लोप ज्यादा? यदि यहां आपने स्पीड बोला, उसने पूछा है किसका स्पीड ज्यादा, आपने कह दिया सर ने बताया था कि tan थीटा स्पीड होता है, तो आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। और आप कहोगे सर जी A का स्पीड ज्यादा है, B का स्पीड कम है, लेकिन ये बात यहाँ गलत है क्योंकि हमने एक्सिस बदल दी। एक्सिस बदलने का मतलब क्या है? अब यदि आप इस ग्राफ के लिए tan थीटा देखना चाहते हैं ऐसे करके, तो बताइए ये क्या है? ये है इस बार डेल्टा t, ये क्या है? ये है इस बार डेल्टा x, और यदि आप थीटा निकालोगे तो tan थीटा मिलने वाला है इस बार आपको डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा t अपॉन डेल्टा x होता है 1/b। ध्यान रखना इस ग्राफ का जो स्लोप है वो होगा 1/b, मतलब उल्टा होगा, या b बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो tan थीटा बढ़ेगा तो इस पर वेलोसिटी घटेगी, और थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी मतलब स्पीड घटेगी। तो हम क्या देखेंगे? 30 डिग्री किसका है? b का, और 60 डिग्री क्या है? a का। तो एंगल किसका ज्यादा है? a का। tan थीटा किसका ज्यादा है? a का। तो वेलोसिटी किसकी कम होगी? a की। इस बार उल्टाने आंसर, अगर नहीं आ रहा समझ लो भाई। देखो t और x का ग्राफ है, इस बार ग्राफ उल्टा हो गया है, तो हमारा आंसर आएगा ये। आप थीटा को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगी, थीटा को घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। थीटा कम किसका है? b का, तो वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी? b की। यहाँ क्या है? यहाँ सीधा सीधा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t मिल रहा है, इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या मिल रहा है? सीधा सीधा वेलोसिटी मिल रहा है, तो जिसका tan थीटा ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ठीक, चलिए ये तो है सिंपल ग्राफ है जो बिल्कुल इजीली मूव कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं एक ऐसा ग्राफ असमान चाल के लिए जो जिसका हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रहा है। हम अगला जो ग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रहा है। यहाँ तो क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। चलिए हाँ जी देखिए, अब अगला ग्राफ लेते हैं। ये है x, ये है t। तो सर जी हमारा तो स्लोप निकालने का वही तरीका है, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ मान लीजिए, ये पोजीशन हो गया x1, ये पोजीशन हो गया x2, इससे रिलेटेड जो टाइम है वो हो गया t1, और इससे रिलेटेड जो टाइम है वो हो गया t2। तो इस ग्राफ को हमने थोड़ा सा ऐसे मूव किया, तो ये हो गया डेल्टा t, ये हो गया डेल्टा x, ये सब t किलो। लेकिन भाई साहब ये त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा। आप बताइए क्या इसको त्रिभुज नाम दे दें? ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ स्पीड बदल रही है, तो यहाँ स्लोप निकालने का एक तरीका है, वो काम नहीं कर सकता। इस केस में क्या करना पड़ेगा?
हमको छोटे छोटे अंतराल लेने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल है ये, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे टाइम है। तो छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो छोटे टाइम इंटरवल को लिखते हैं dt से, और ये हो जाएगा dx, और यहाँ एक छोटा सा एंगल बनेगा, उसका नाम देंगे tan थीटा। और छोटा सा एंगल, इसको थोड़ा सा जूम करें, कहने का मतलब जितना छोटा होगा उसके लिए जो लाइन है उतनी स्ट्रेट होगी। तो हमने छोटे से छोटा टाइम के लिए निकाल दिया, और टाइम के लिए निकाला पॉइंट इस पे, एक पॉइंट मान लेते हैं एक, तो छोटा है तो लगभग कैसे आ जाएगा, बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ये कितना है जी dx, ये कितना है dt, ये कितना है थीटा, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा dx। ठीक है, हर एक पॉइंट पे स्पीड बदल रही है, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमने नया नाम दिया, वो है ताक्षणिक चाल। और ये जो फॉर्मूला है ये ताक्षणिक चाल का ही, मतलब किसी पॉइंट पे स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो चाल इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है ताक्षणिक चाल। और ताक्षणिक चाल होता है v बराबर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, तो चाल है, लेकिन आप ताक्षणिक चाल निकालना चाहते हैं तो टाइम को बहुत छोटा करना पड़ेगा, मतलब लिमिट जो है टाइम की वो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, और इसमें जो कवर की गई डिस्टेंस है वो dx है, सॉरी ये तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी है। इसका मतलब ये है कि टाइम इंटरवल छोटा है, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, dx अपॉन dt। ये हो जाएगा ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल, सॉरी ताक्षणिक, को लिखना मुश्किल है, ताक्षणिक चाल मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो समझ में आया आपको ये बात, ताक्षणिक चाल का मतलब क्या है। अगला देखिए, दूसरा स्लोप निकालने का तरीका है, जैसा टेंजेंट खींच लीजिए। हमको क्या करना है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखोगे, तो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल में कोई सा भी एक्सिस हो सकता है, आप हॉरिजॉन्टल से इसका एक्सिस देख लीजिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देख लीजिए, जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, इसका स्लोप। चलिए इसका देखिए, यहाँ एक स्पर्शरेखा खींचे, स्पर्शरेखा टेंजेंट लाइन, ये क्या हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है थीटा, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा tan थीटा। लेकिन दोनों का स्लोप अलग अलग है। स्लोप का मतलब क्या है, इस एक्सिस में यदि ये y है और ये x, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, y एक्सिस में x के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है कौन बताएगा, स्लोप। y एक्सिस में x के साथ जो परिवर्तन हो रहा है कौन बताएगा, स्लोप। यहाँ देखो परिवर्तन कैसा है, जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y बढ़ रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। कहने का मतलब स्लोप क्या बताता है, चलो इसको ऐसा मान लेते हैं, 2 पॉइंट मान लें, y2 y1, ये क्या मान लें, y2 y1 नहीं, y1 y2, ये क्या है y1 के बीच x1 है तो x1 x2। तो देखो y1 ज्यादा है या y2 ज्यादा है, y1 ज्यादा है। y1 क्या है इनिशियल, y2 क्या है फाइनल, तो फाइनल में जब इनिशियल जाएगा तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाँ जी आया बस समझ में, ये नहीं आया तो चलिए इसको थोड़ा सम करते हैं। तो tan थीटा जो है मतलब स्लोप जो है उसका मतलब इतना सा है कि थीटा हम हमेशा देखते हैं ग्रेटर देन 90, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan थीटा कैसा होता है, इसको पॉजिटिव होता है। और यदि थीटा उल्टा बोल दिया है, थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, मतलब 90 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि स्लोप जो होगा वो होगा नेगेटिव, मतलब tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव।
हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, उसके बाद वैल्यू नेगेटिव में आना चालू हो जाती है। तो थीटा यदि 90 से छोटा है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस के सापेक्ष y में जो परिवर्तन है वो धनात्मक है। जैसे जैसे x एक्सिस बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है स्लोप का। दूसरा, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 है या थीटा 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा होने के कारण स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव, मतलब x के साथ y में जो परिवर्तन हो रहा है या जो y है वो घट रहा है, या स्लोप कैसी है? नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, और कई बार पूछा जाता है उसके स्लोप के बारे में, इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, और उससे जोड़ दिया जाता है एक्सेलरेशन को, वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक ग्राफ लेते हैं हम, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब हमने क्या करना है कि हर एक पॉइंट पे स्लोप चेक करना है। तो यहां से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी इंफॉर्मेशन? यहां स्लोप चेक करना तो क्या खींचेंगे? टेंजेंट। किसके साथ? एंगल देखेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा बनाएंगे। यहां क्या खींचा? स्लोप, टेंजेंट खींचा, एंगल देखा हॉरिजॉन्टल के साथ। ये पॉइंट ए है तो एंगल आगे थीटा है, ये पॉइंट यदि बी है तो एंगल कितना आ गया? थीटा। यहाँ देखा यदि एंगल सी है तो कितना आ गया? थीटा से। यहाँ देखा यदि एंगल डी है, पॉइंट डी है, तो एंगल कितना आ गया? तो इस ग्राफ में आपको क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ में आपको पता चल रहा है कि थीटा ए जो है वो छोटा है थीटा बी की तुलना में। थीटा बी जो छोटा है किसकी तुलना में? थीटा सी की तुलना में। और थीटा सी छोटा है किसकी तुलना में? थीटा डी की तुलना में। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेन थीटा भी बढ़ेगा। इसका मतलब टेन थीटा ए छोटा है किसकी तुलना में? टेन थीटा बी की तुलना में। ये किससे छोटा है? टेन थीटा सी से। ये किससे छोटा है? टेन थीटा डी से। इसका मतलब टेन थीटा धीरे 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 बढ़ रहा है। टेन थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए बहुत छोटी है किससे? बी से। स्लोप ऑफ बी छोटी है किससे? स्लोप ऑफ सी से। और सी छोटी है किससे? स्लोप ऑफ डी से। यदि हम इसको पोजीशन मान लें, इसको टाइम मान लें, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होती है? स्पीड। तो स्पीड ऑफ ए छोटी है किससे? स्पीड ऑफ बी से। स्पीड ऑफ बी छोटी है सी से, ये छोटी है सी डी से। इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ की ढाल पॉजिटिव तो है लेकिन बढ़ रही है। इस ग्राफ की ढाल पॉजिटिव है, हर एक पॉइंट पे थीटा लेस देन 90 है, लेकिन इस ग्राफ की ढाल कैसी है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो कण का वेग था वो सबसे कम था, पॉइंट बी पे जो कण का वेग है वो सबसे ज्यादा है। कौन बता रहा है? एंगल बता रहा है। बात आई समझ में? चलिए दूसरा नियम करते हैं एसआई। देखिए ये ग्राफ है, ठीक है। इस पर हमने ग्राफ दे दिया, ये भी एक्स और टी का था। यहां हमने पॉइंट ए बनाया, पॉइंट बी बनाया, पॉइंट सी बनाया और पॉइंट डी बनाया। हम देखते हैं यहाँ क्या परिवर्तन आता है। यहाँ हमने टेंजेंट खींची, एंगल देखा। यहाँ हमने टेंजेंट खींची, एंगल देखा। यहाँ हमने टेंजेंट खींची, एंगल देखा। यहाँ टेंजेंट खींची, एंगल। तो देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा आ रहा है? थीटा ए। उससे छोटा एंगल कौन सा है? थीटा बी। उससे छोटा कौन सा है? सी। उससे कौन छोटा है? डी। इसका मतलब ये जो है ये उल्टा होगा। सबसे बड़ा कौन सा? थीटा है। ये फॉलो हो रहा है, धीरे धीरे थीटा घट रहा है, और थीटा घटेगा तो क्या घटेगा? सर टेन थीटा घटेगा, तो हम टेन थीटा भी घटा देते हैं। और टेन थीटा घटेगा तो क्या घटेगा? स्लोप भी घटेगा, तो हम स्लोप भी घटा देते हैं। और स्लोप घटेगा तो क्या घटेगी? स्पीड घटेगी, तो हम स्पीड घटाते हैं।
इस केस में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, पॉइंट ए की, सबसे कम स्पीड किसकी होगी, डी। तो स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो टेंजेंट खींचना। किसी भी ग्राफ, ऐसा नहीं उसी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में आप स्लोप निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में स्लोप निकालना चाहते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे आप जो है टेंजेंट खींचेंगे और इंक्लिनेशन एंगल देखेंगे, तो आपका जो एंगल होगा वो tan थीटा की फॉर्म में क्या कहलाएगा, स्लोप। बात आई समझ में। और ये ग्राफ जो है ये कांस्टेंट स्लोप का है, हर एक पॉइंट पे आपको थीटा एंगल ही मिलेगा। यहाँ स्लोप जो है वो नियत है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा कैसा है, लेस देन 90, लेकिन कैसी है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो थीटा है बदल गया है। यहाँ स्लोप कैसी है, स्लोप तो सर पॉजिटिव है लेकिन धीरे धीरे स्लोप घट रही है, इसका मतलब धीरे धीरे हमारा जो वेग है वो भी घट रहा है। बात आई समझ में, क्या कहना चाहते हैं। चलिए, ये है घटती हुई स्पीड का मतलब टाइम के साथ इसकी स्पीड घट रही है, इसकी स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे अगला जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड का और एवरेज टाइम का। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, इसका तात्क्षणिक चाल का इंस्टेंटेनियस स्पीड का। देख एक न्यूमेरिकल छोटा सा और ले लेते हैं। हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला बताया था v बराबर dx अपॉन t, इसका मतलब आपको x और t में रिलेशन चाहिए। वैसे हमने कहा था कि इसके ग्राफ, इसका जो क्वेश्चन है आज के ग्राफ में पूछा जा रहा है और आपको तरीका भी बता दिया था कि ये x है और ये t है, तो ऐसे पूछेगा तो कई बार ग्राफ ये a हो गया ये b हो गया, तो बताइए किसका जो है वेलोसिटी या किसका वेग या किसका स्पीड ज्यादा है। तो सीधा सीधा बात है, यदि डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है तो हम यहाँ से निकालेंगे वेलोसिटी, वेग निकालेंगे। यदि ये दूरी है तो ये टाइम है, क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे या स्पीड निकालेंगे। तो देखो किसका एंगल ज्यादा है, ए का एंगल ज्यादा है, तो हम ऐसा करें यहाँ पे टेंजेंट खींच दे, एंगल चेक कर ले, यहाँ पे टेंजेंट खींच दे, एंगल चेक कर ले, तो बताइए किसका एंगल ज्यादा आ रहा है, ए का ज्यादा आ रहा है। तो ए का एंगल ज्यादा है तो tan थीटा ज्यादा है, tan थीटा ए ज्यादा है तो स्लोप भी ए का ज्यादा है और स्लोप ए का ज्यादा है तो स्पीड भी ही ज्यादा होगी। थीटा से आपको आइडिया लगाना है tan थीटा का, tan थीटा से लगेगा स्लोप, मतलब बात एक ही है, और इससे पता लगेगा आपको जो भी क्वांटिटी आ रही है, यहाँ स्पीड आ रही है तो स्पीड, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा और स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी। थीटा घट रहा है, थीटा कम है तो tan थीटा भी कम है और tan थीटा कम है तो स्लोप भी घटेगा, स्लोप भी घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। बात आई समझ में। चलिए दूसरा मैं बताया था, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम और एक्स का। हाँ जी बताइए, ये ए है ये बी है, तो यहाँ जो स्लोप है वो देखिए कैसा है, थीटा, ये ए है और ये क्या है, थीटा बी, ये ए मान लो ये बी मान लो, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ y की जगह कौन है t, x की जगह कौन है x, मतलब हम ग्राफ क्या पढ़ते हैं y, क्या पढ़ते हैं x, और किसी भी ग्राफ का tan थीटा कैसे निकालते हैं y अपॉन x से, लेकिन यहाँ tan थीटा कैसे निकालेंगे t अपॉन x से, और t अपॉन x क्या है 1 अपॉन b, इसका मतलब b क्या है 1 अपॉन tan थीटा। बात को समझा दिया है। तो वेल tan थीटा घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, tan थीटा घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, ये उल्टा हो जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यदि आपको x बराबर 5t² प्लस 4t प्लस 6 दिया है तो एट t बराबर 1 सेकंड पर स्पीड बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, b बराबर dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 5 कितना आ जाएगा 2t प्लस 4 1 प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, जानते होंगे डिफरेंशिएशन तो आप d अपॉन dt, t की पावर n का कर रहे हैं, कितना आएगा n t n माइनस 1, यहाँ n की जगह कितना है 2 है तो 2 आगे आ गया, 2 में से 1 घट गया, ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 आगे आ गया, 1 में से 1 घट गया, t की पावर 0 आगे हो गया 1। चलिए कितना आ जाएगा ये tan t प्लस 4 प्लस 0, क्या है स्पीड
कितने पे निकालनी है स्पीड t बराबर 1 सेकंड पे 10 into 1 t की जगह 1 लिख दीजिए प्लस 4 प्लस 0 कितना लिखेंगे 10 प्लस 4 दैट इज 40। तो 40 मीटर पर सेकंड क्या आ गई इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम वेलोसिटी कवर करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी से पहले हम एवरेज स्पीड कवर करेंगे। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टाइप है जो स्पेशल टाइप कहलाती है। जैसे किसी रास्ते को आधी दूरी में कवर करने में आधी दूरी को v1 चाल से कवर किया जाता है, आधी दूरी को v2 चाल से कवर किया जाता है। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। इस बार जो क्वेश्चन आया था एक पेपर में वो ये आया था कि किसी भी रास्ते की 1/3 जो डिस्टेंस है वो कवर की जाती है v1 चाल से, अगली जो 1/3 है वो कवर की जाती है v2 चाल से, और अगली जो 1/3 है वो की जाती है v3 चाल से। तो कहने का मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी टाइप बनेगी वो अगले लेक्चर में आपको बताई जाएगी। आप उनसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।